मैं आज आप लोगों को क्लास 9 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, क्योंकि आप सभी का कहना था कि लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो मिल गए हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं मिल रहे हैं। तो क्योंकि मुझे भी छुट्टी नहीं हो पाती है, क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लास लेना होता है, इसीलिए हमको छुट्टी नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए सॉरी। मैं आज आप लोगों के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को फुल्ली यहाँ पे क्या करूँगा, डिटेल में इसको देखेंगे और पूरा कंप्लीट इस चैप्टर को आज कर देंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में क्या करता हूँ, वीडियो को आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के मानसूनी जलवायु की क्षेत्र विभिन्नताओं को सुधारण समझाइए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट का क्या होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है और वहाँ का जो टेम्परेचर भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए तापमान में क्या होता है, काफी अंतर पाया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तापमान पाया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान का बाड़मेर, यहाँ पे देखिए राजस्थान का क्या है, बाड़मेर का जो आपका टेम्परेचर होगा वहाँ बहुत ही ज्यादा क्या है, गर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 48 डिग्री से लेके 55 सेंटीग्रेड तक होता है। उसी दिन यदि आप कश्मीर की देखेंगे, कश्मीर के गुलमार्ग का तापमान 20 डिग्री से भी कम होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफी अंतर देखने के लिए मिल रहा है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तापमान देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक कि गुलमार्ग के उत्तर में खिलन मार्ग का तापमान 0 डिग्री से भी कम रहता है। उसी तरह दिसंबर में कश्मीर के किसान ठंड से कांपते हैं। कश्मीर में देखिएगा किसान क्या होता है, इतना ठंडा हो जाता है, जो किसान खेत में काम करते हैं वो कांपने लगते हैं, क्योंकि इतना ठंडा हो जाता है। उसी समय केरल तट पर मोपला जाति के लोग लुंगी पहने खुले बदन धान की खेती करते मिलते हैं। कितना आप देख रहे हैं कि भिन्नता पाया जाता है। तो दिसंबर की रात में कारगिल जैसे क्षेत्र, कारगिल जैसे स्थानों में न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेंटीमीटर हो जाता है, सेंटीग्रेड हो जाता है, डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और राजस्थान के थार मरुस्थल में गर्मी का दिन बेहद गर्म होते हैं तो रात बेहद ठंडी होती है। ताप गिरते हुए 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। भारत के किसी अन्य भागों में इतना अधिक तापांतर नहीं मिलता है। वर्ष जून में उत्तर भारत शुष्क और गर्म होता है, जबकि असम में इतनी वर्षा होती है कि ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने लगती है। भारत के समुद्र तट क्षेत्र में तापमान सम एवं स्थल के मध्य में विषम पाया जाता है। यह सभी दैनिक विभिन्नताएं हैं। वर्ष की दृष्टि से यानी वर्षा की दृष्टि से मासिमराम में औसतन जो वर्षा होती है 1180 सेंटीमीटर होती है, जबकि आप देखिएगा जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती है। तो उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम में घटती जाती है, जिसमें लोगों के भोजन, वस्त्र एवं आवास में भिन्नताएं पाई जाती है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि भारत में मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताओं में किस तरह उदाहरण पाया जाता है, किस तरह अंतर पाया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यानी ख नंबर, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती है और किसी एक का भौगोलिक विवरण दीजिए। किसी एक पे लिखना है। यदि आपको ग्रीष्म ऋतु पे आता है तो आपको ग्रीष्म ऋतु पे लिखिए, यदि आपको वर्षा ऋतु पे आता है तो आपको वर्षा ऋतु पे लिखना है, लोटनी मौसमी पे आता है तो आपको लोटनी पे लिखना है। ऐसा नहीं कि जो हम बताएं उसी पे लिखना है। तो आपको जिसके बारे में आता है आप उसी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे भारत में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है। ये ऋतुएं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत तथा शिशिर है। लेकिन भौगोलिक की दृष्टि से आप देखिएगा, मौसम विभाग के अनुसार भारत को जो ऋतुएं पाई जाती है मुख्यतः वो 4 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? वो 4 पाए जाते हैं। कौन कौन? शीत ऋतु जो नवंबर से मध्य मार्च तक होती है, और ग्रीष्म ऋतु जो मध्य मार्च से लेके मध्य जून तक होती है, वर्षा ऋतु जो मध्य जून से मध्य दिसंबर तक यानी सितंबर तक होती है, और लोटनी मानसून ऋतु जो मध्य सितंबर से लेके मध्य नवंबर तक होती है। अब लौटते मौसम
मानसून के मौसम का भौगोलिक विवरण निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे विवरण किया गया है लौटनी के बारे में मैं बताया गया है। आप चाहे तो आप ग्रीष्म ऋतु के बारे में लिख सकते हैं, आप चाहे तो शरद ऋतु के बारे में भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। लौटनी मानसून ऋतु सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तरी पश्चिमी भाग का निम्न दाब तापमान होकर दक्षिण में खिसक जाता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। सितंबर में मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा के मैदान तथा मध्य भारत से लौट जाता है। अक्टूबर में यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित हो जाता है और नवंबर में यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु तक बढ़ जाता है, यानी बढ़ पाता है। तो नवंबर के मध्य तक मानसून पूरे भारत से लौट आता है, जिसे मानसून का निर्वात या लौटना कहा जाता है। तो मानसून लौटने का मतलब क्या हुआ, सभी जगह से क्या हुआ, मानसून लौट के फिर भारत लौट जाना। तो इस प्रकार के जो मानसून क्या होता है, लौट क्या आता है, उसे लौटना कहा जाता है या निर्वतन कहा जाता है। उस समय भारत में तापमान गिरने लगता है तथा मानसून शुष्क होने लगता है, जिसके कारण प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से अच्छा वर्षा होती है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गो। भारत की जलवायु के मुख्य कारकों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको कारक बताना है, जलवायु के कारक, ठीक है। तो भारत का जो जलवायु है प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित है। क्या क्या है, एक तो आपका अक्षांश है जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड, दूसरा हो गया ऊंचाई जिसको हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड, और तीसरा यहाँ पे वायु दाब जिसको हम लोग कहते हैं एयर प्रेशर, पवन हो गया विंड, और जल एवं स्थल का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड लैंड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अक्षांश के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, यानी लेटीट्यूड। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर होता है, ठीक है, कर्क रेखा 20.5 डिग्री, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20.5 को 1/2 डिग्री नॉर्थ लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखा। इसी चीज को क्या कहा जाता है कि 23.5 को यहाँ पे 5 से भाग दे दीजिएगा, तो ये 1/2 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो भारत के मध्य से गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत का मध्य से। आप देखे होंगे फिगर, पहला चैप्टर में ही इसको मैंने बताया था, जो हम भारत का लोकेशन है वहाँ पे कर्क लाइन करके उसमें बताया गया है। इससे पहले आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं ज्योग्राफी का, तो जाइए, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण तथा दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अतः दक्षिण भारत गर्म एवं उत्तर भारत के अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। अब दूसरा यहाँ पे है ऊंचाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। आप सभी जानते हैं जैसे जैसे समुद्र लेवल से ऊंचाई पे जाएंगे तापमान भी घटता है और एयर प्रेशर भी घटता है, मतलब वायु दाब भी घटता है, ठीक है। और हिमालय पे तो खाना बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ एयर की मात्रा कम हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे ऊंचाई की। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 30 से लेके 150 मीटर तक है, अतः पर्वतीय क्षेत्र ठंडा तथा मैदानी या तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इसी का पॉइंट, वायु दाब एवं पवन, एयर प्रेशर एंड विंड। तो वायु दाब तथा पवन की दिशाओं के कारण भारत की जलवायु विशिष्ट बनती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग जगह एयर प्रेशर अलग होते हैं, उसका जो विंड स्पीड हुई होता है वो अलग होते हैं, ठीक है। तो भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा यानी विषुव रेखा, ये विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून पवने चलती है। आपको ये बातें याद रखना है। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं, अतः इनसे वर्षा नहीं होती है। गर्मी में यह स्थिति विपरीत हो जाती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण, किस गोलार्ध में,
उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा मकर रेखा के क्षेत्र में उच्च दाब रहता है। अतः गर्मी में दक्षिण गोलार्ध के मकर रेखा क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, जिससे संपूर्ण भारत में व्यापक वर्षा होती है। आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जल एवं स्थल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल एंड लैंड। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी के तापमान में अधिक अंतर नहीं होती है, क्योंकि जल भाग देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। वहां तापमांतर कम होने के कारण जलवायु सम बनी हुई रहती है, सम मतलब बराबर बनी हुई रहती है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र इसके प्रभाव में रहते हैं और लेकिन उत्तर भारत के समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः या फलतः वहां जाड़े में अत्यधिक जाड़ा और गर्मी में अत्यधिक गर्मी होती है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घ। अब यहाँ पे देखिए घ का क्वेश्चन कहता है कि जेट धाराएं क्या है तथा भारतीय जलवायु पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चंस को शामिल किया गया। पहला तो ये कहा गया कि जेट धाराएं क्या होती है, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे कहा कि भारतीय जलवायु पर उनका प्रभाव क्या पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जेट धाराएं। तो जेट धाराएं पश्चिमी प्रभाव से प्रभावित ऊपरी वायु परिसंरचना को जेट धाराएं कहते हैं। भारतीय जलवायु पर जेट धाराओं का व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये लगभग 27 डिग्री से लेके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच चलती है। ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिणी छोर पर चलती है तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के रूप में आकर वर्षा की झरकी लगा देती है। झरकी लगा देना मतलब बौछार कर देता है वर्षा का, ठीक है। ऐसी स्थिति को बनाने में वायु दाब में अंतर तथा पवन की दिशा भी मुख्य कारक है। ये था आपका जेट धाराएं। अब यहाँ पे देखेंगे इसी का दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का अंग नंबर। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है आपका ग्रीष्मकालीन वर्षा, दूसरा होता है आपका शीतकालीन वर्षा। तो चलिए देखते हैं पहले ग्रीष्मकालीन वर्षा। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा से होती है। दक्षिण पश्चिम के मानसूनी हवा से होती है। प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुजाकार होने के वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून हवा दो शाखाओं में बांटकर आगे बढ़ती है। किसके कारण? त्रिभुजाकार। भारत कैसा है? त्रिभुजाकार होने के वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून हवा दो दिशाओं में बांटकर आगे बढ़ती है। एक शाखा अरब सागर की शाखा है जो भारत के पश्चिमी तटीय भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा कराती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा है जो अंडमान निकोबार द्वीपों पर वर्षा करने के बाद पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा पुत्र के मैदान में वर्षा कराती है 250 सेंटीमीटर से अधिक तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग में मात्र 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो इस तरह आप देख लें कि ग्रीष्मकालीन वर्षा कैसे होती है। अब देखते हैं यहाँ पे शीतकालीन वर्षा। तो शीतकालीन वर्षा क्या है? तो भारत में शीतकालीन वर्षा का क्षेत्र सीमित है, बहुत ही कम है। लोटनी मानसून तथा उत्तरी पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वीय तटीय भाग यानी तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। स्थल से चलने वाली यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है। जब ये स्थल से चलती हुई हवा बंगाल खाड़ी जब पहुंचती है, वहां से जब ये गुजरती है बंगाल की खाड़ी से नमी को उठा के चल देता है, जिससे यह वर्षा होती है। इस हवा से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में वर्षा लाती है यानी होती है। यह वर्षा रबी फसलों के लिए
बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जो किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये था क्वेश्चन आपका 11 नंबर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का लास्ट होगा। एक नीनो एवं ला नीनो में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में देखिए एल नीनो तथा ला नीनो में निम्नलिखित अंतर है। एल नीनो जो है ना, ये मीनिंग जो है आपका, ये गर्म जलधारा से है, और ला नीनो का मतलब होता है ठंडी जलधारा। तो वो बात पहले पॉइंट में मेंशन किया गया है। यह एक गर्म जलधारा है और यह एक ठंडी जलधारा है। यह दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं क्वेडोरो देश में उत्पन्न होती है, जबकि इसकी उत्पत्ति पेरू तट पर होती है। यह 3 से 7 वर्ष तक के अंतराल में उत्पन्न होती है, जबकि यह कभी कभी उत्पन्न होती है। इसमें जल का तापमान अचानक 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है और इससे तापमान घट जाता है। इससे पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसमें पूर्वी द्वीप समूह में क्षेत्र में उच्च वायुदाब का बन जाता है क्षेत्र। यह दक्षिणी पश्चिम मानसून पवन के कुछ अंशों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में जल की मात्रा बढ़ा देती है। इसके कारण उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है और इसके कारण सामान्य से अधिक वर्षा होती है। अब यह भारत में सुखाड़ की स्थिति पैदा करती कौन? एल नीनो। यह ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं चीन में भारी वर्षा कर बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देती है। आई होप ये 8 आपको जो छोटे छोटे बात था, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एल नीनो और ला नीनो में अंतर, यहीं तक ये था। तो नेक्स्ट है मेरा थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे मेरा लोगो बना होगा, यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें, उसका लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।